श्याम किशोर जी के पास चलेंगे, फिर पंकज सर के पास आएंगे। श्याम किशोर जी, ये आरोप जो लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक हैं, कुछ भी हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। तमाम बड़े नेताओं की अब तो परिवारवाद साफ साफ दिख रहा है, हर पार्टियों को दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ लग रहे हैं। ये जो मुद्दा है झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का, इस मुद्दे का कितना आपको लगता है, कितना इसमें दम है? और ये जो आरोप लग रहे हैं लगातार बीजेपी के तमाम नेता लगा रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, एक बड़ा धड़ पत्रकारों का भी है, वहां के लोगों का भी है। रांची के कई लोगों से मैंने सुना, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि घुसपैठ है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, घुसपैठ कहां पे नहीं है, किस प्रदेश में नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, घुसपैठ का मतलब दो तीन होता है। एक हुआ कि कोई आ गया और कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। आरोप तो ये भी लगता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत के ही हैं। ये भी आपने देखा होगा, मीडिया में ही लगा है, मैं तो गया नहीं हूं अमेरिका। तो घुसपैठ हर जगह थोड़ा बहुत है, लेकिन वो घुसपैठ कैसे प्रभावित कर रहा है, जैसा कि आपने ही कहा अभी कि चंपाई सोरेन ने कहा कि मैं प्रमाण दूंगा, मेरे गांव के बगल में भी है। तो प्रमाण दूंगा क्यों, दे क्यों नहीं रहे कि ये रहा जी सच, ये करते ना। और सीधी सी बात है, स्पेशली चंपाई सोरेन से, कि ये ज्ञान उनको अब क्यों हुआ, अभी कहां तक थे? इसके पहले 40 वर्ष तक आपका ज्ञान कहां विलुप्त रहा था? नहीं, वो तो मान लीजिए कि पॉलिटिक्स की वजह से आपने पार्टी चेंज किया, तो आप बीजेपी के सुर में बात करेंगे। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि घुसपैठ की अगर संभावना है तो वो संथाल परगना में ही है, रांची में नहीं है, या कोल्हान में नहीं है, या पलामू में नहीं। हाँ, कोल्हान में संभावित है कि उधर से कुछ लोग आए हों। दूसरी बात की आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय वहां से जो लोग भाग के आए थे, उसमें से बहुत सारे वापस किए गए, लेकिन बहुत सारे जहां तहां सेटल कर गए। उनके कुछ रिलेटिव्स आते होंगे, पॉसिबल है, मतलब जो मैं अनुमान लगा रहा हूं, पॉसिबल है कि आते होंगे, रहते होंगे, उसमें से कुछ बस भी जाते होंगे। लेकिन ये सिलसिला केवल पिछले 5 वर्षों का नहीं है, ये समझिए कि 1971 के बाद का सिलसिला है। इस बीच कई सरकारें आई, सब लोग आए, लेकिन अब ये कह सकते हैं, एक और मतलब बहुत अच्छी बात है, मैं उधर से बोल रहा हूं कि जब जागो तभी सवेरा, भाजपा ने जगाया है। और अगर जो संभावना है कि यहाँ पे भाजपा की भी सरकार बन सकती है, झामुमो की भी सरकार बन सकती है, दोनों तरफ से मतलब टग ऑफ वार चल रहा है वोट्स के लिए। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मेरे ख्याल से अब तो जगी हुई सरकार आएगी, और हम अब देखेंगे कि कितना एक्शन लेती है। पंकज सर, आदिवासी घुसपैठ का जो इशू चल रहा है, जो मुद्दा है ओवरऑल घुसपैठ का, क्या इसका इम्पैक्ट बीजेपी आदिवासियों के बहाने बाकी का जो वर्ग है, क्योंकि ऐसा ये भी कहा जाता है कि बाकी के लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे, घुसपैठ के मुद्दे, ये उन पे काम करते हैं ढंग से, क्या वो दूसरा जो धड़ा है वोट का, उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा या आदिवासियों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है कि इस बात का जवाब इस चीज में छिपा हुआ है कि जो 1951 का सेंसस है, वो ये कहता है कि आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, और 2011 में आदिवासी 28.11% रह गए। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 से बढ़कर के 22.73% हो गया। देखिए, ये सच बात है कि सारे पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकली क्या कन्वीनियंट होता है, सूट करता है, उसके तरफ से ही वो बात करते हैं। ये परेशानी बिहार में भी है, लेकिन क्या है कि बीजेपी जब जेडीयू के साथ आती है तो बोल नहीं पाती है, लेकिन बीजेपी जब भी मौका मिलता है तो इस बारे में बात करती है। गंभीर सवाल यह है कि जो हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन के समर्थक झारखंड में ही 1932 के खतियान की बात करते हैं, मतलब ये देश में इस तरह का कानून नहीं है, देश में 370 था, उसको हटा दिया गया,
कि ये देश सबका है, पर 1932 के खतियान की बात करते हैं, सीएनटी एक्ट, फला फला एक्ट की बात करते हैं, लेकिन उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया नजर नहीं आता है, उसमें उनको भाईचारा नजर आता है। और इधर झारखंड से जो बाहर, चाहे चौबे जी हो चाहे पंकज कुमार हो, ये जो झारखंड से बाहर से आए हैं, ये उनको घुसपैठिए नजर आते हैं। उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि ये जितने नॉन झारखंडी हैं, जो बिहार से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। तो ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तर्क है, जिस तर्क का जबरदस्त तरीके से हम लोगों का खून खौलता था ना कि ये 370 क्या है और 370 का मतलब क्या है, किस तरीके से ये इंटीग्रल पार्ट है। कहते थे ना, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, एक देश। तो जब वो हटा तो आम लोगों की सहमति बनी। तो सवाल यहां पर यह तो जरूर उठता है कि आपको उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी नजर आते हैं, आपको बिहार के लोग बाहरी नजर आते हैं, लेकिन पाकुड़ संथाल परगना में जो बाहर के लोग आते हैं वो आपको बाहरी नजर नहीं आते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस मुद्दे पर तमाम सियासी पार्टियों को नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखना चाहिए। और यह देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। जब इस तरह की आबादी बढ़ती है तो स्थिति क्या होती है? क्या अलगाववाद नहीं बढ़ता है? आप देख लीजिए, क्या अलगाववाद की समस्या नहीं होती है? लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट करने की समस्या नहीं होती है? क्या होती है? बिल्कुल होती है। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि दरअसल ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव, भले ही कहने को लोग बहुत कुछ कहें, बहुत तरह की बात कहें, क्योंकि ये एक फैशन भी बना हुआ है कि इस हकीकत को लोग आजादी के समय से ही एक्सेप्ट नहीं करते। अरे गांधी जी की तमाम कोशिश हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बेकार ही रहा ना। आखिर बंटवारा कैसे हो गया? अभी बीजेपी तो अब आई ना, गांधी जैसे बड़े नेता बंटवारा नहीं रोक पाए ना, ये तो हकीकत है। वो कहते थे हमारे लास्ट पे बंटवारा होगा, तो ये तो हुआ। तो हमें इन सब चीज से ऊपर जाकर के सोचना पड़ेगा। आज आप देखिए स्वीडन में क्या बात हो रही है, नॉर्वे में क्या बात हो रही है, अब जर्मनी में क्या बात हो रही है, फ्रांस किस चीज को लेकर के सोचता था। इन लोगों ने सीरिया के लोगों को यूरोप में आने दिया ना, आने दिया। इन लोगों को लगा कि हम लोग मोस्ट लिबरल हैं। जब इन पे बीती तो अब इंग्लैंड भी रो रहा है, तमाम देश भी रो रहा है। तो सवाल यह है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, मैं ये मानता हूं कि हर मुसलमान को आप बांग्लादेशी कह दीजिए, यह भी डेरोगेटरी है। जो यहां का नागरिक है वो यहां का नागरिक है, लेकिन जो वाकई बांग्लादेशी है उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, चाहे कोई भी सियासी दल हो, उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां के रिसोर्सेस के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, किस तरीके से यहां पर बस रहा है। मैं तो देखता हूं, मैं इस चुनाव में झारखंड नहीं गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई जगह पर कई लोगों का नाम है कि भाई मोनिका हंसदा थी, वो पता नहीं कौन सबीना हंसदा हो गई। इस तरह के कई सारे नाम हैं जो कि कई तरह के वेबसाइट्स में रिपोर्टेड है, मैं वीडियो में भी देखता हूं। अब सवाल उठता है कि वहां की जनता इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि आप शिबू सोरेन का पूरा पॉलिटिक्स देखेंगे तो शिबू सोरेन का पॉलिटिक्स तो इसी बात पे आधारित था ना कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन। तो आदिवासियों का सारा दुश्मन नजर आता था उस समय, जो तमाम बिहार की सत्ता थी वो दुश्मन नजर आती थी। तो वो माइंडसेट अब क्या बदला है? भले ही शिबू सोरेन के सुपुत्र आरजेडी के साथ चले गए हों, अब उनको लालू प्रसाद यादव में भरोसा दिख रहा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सेंटीमेंट उभारते हैं। ये एक्ट, वो एक्ट, 1932 खतियान, वो नहीं आएगा, बाहरी नहीं आएगा, उसको रहने नहीं देंगे, हमें बचाना है। और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उनको बांग्लादेशी में भाईचारा दिखता है। तो ये गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कुछ मुद्दे पर तमाम सियासी पार्टियों को नेशनल इंटरेस्ट में सोचना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो। इन सबको मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा, नहीं तो आज न कल जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। इससे पहले मैं जरा पंकज जी जो बोले उस पर मैं 2-4 लाइन कहूंगा। इन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 का खतियान ही क्यों, ये सवाल है। पहली बात कि
जब बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने जो स्थानीयता नीति लाई थी उसमें 1932 के खतियान के आधार पर ही था। ऐसा करना यहाँ की सरकारों की मजबूरी इसलिए है कि 1932 के बाद टिल द डेट पूरे झारखंड में जमीन का सर्वे हुआ नहीं है, और जब जमीन का सर्वे नहीं होगा तो किसी को वो यहाँ का स्थानीय है, आखिर वास्तविक पर्चा ही तो बताएगा कि इसके फोर फादर्स रहते आए हैं, इनके फोर फादर्स के नाम पे जमीन है तो इनका है। ये 1932 का खतियान इसलिए। रही बात CNT SPT एक्ट की, CNT SPT एक्ट अगर नहीं प्रभावी रहेगा, यहाँ 370 और CNT SPT में फर्क है। 370 अगर CNT SPT एक्ट को एबोलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो आदिवासियों की जो कुछ भी बची खुची उनकी पास वही जमीन ही है, वो भी खत्म हो जाएगी। रही बात आदिवासियों की आबादी घटने की, तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण जो है, बताते हैं कि 1951 में 46% थे, 48% थे, बिल्कुल थे। लेकिन उसके बाद जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जयराम महतो, सुदेश महतो, कुर्मी, ये उस समय ट्राइबल में थे, उसके बाद ये नॉन ट्राइब में कर दिए गए। ठीक वैसे ही जैसे मैतेई है मणिपुर के, मैतेई जिस फ्रंट पे हैं, ठीक उसी फ्रंट पे यहाँ के वो कुर्मी हैं, दोनों बराबर। वो भी वहां लड़ रहे हैं कि हमको सुरक्षित आदिवासी की सुविधा मिलनी चाहिए, ये भी यहाँ लड़ रहे हैं। और ये जो महतो ट्राइब का कुर्मियों का परसेंटेज कितना है? नहीं 15-16% है, 15-16%। दूसरी बात कि झारखंड में जो विकास कार्य चले, मतलब चला, ऐसा नहीं है कि नहीं कहिएगा कि नहीं चला। HEC यहाँ है, बोकारो स्टील यहाँ है, मैथन डैम यहाँ है, DVC यहाँ है, CCL, ECL, BCCL तमाम हैं, टाटा स्टील यहाँ, टाटा स्टील तो पहले था। तो ये जो हुआ, इसके चलते जो विस्थापन हुआ तो किसका हुआ? ट्राइबल्स का ही हुआ, जाहिर बात है। या माइनिंग जो होती है, दुर्भाग्य ये है कि या सौभाग्य ये है कि जितनी माइंस हैं वो ट्राइबल इलाके में ही, 5th शेड्यूल के ही इलाके में, वहां जो माइनिंग होती है तो बेशक उसका मुआवजा इनको मिल जाता है। और चूंकि इलिटरेसी है, दुनिया से उतना परिचय नहीं है, तो जैसे बताऊं कि उनका क्या रहेगा, यहाँ के सांसदों का नहीं रहा है। जो शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो आदि आदि पे आरोप लगा कि घूस कांड 1991-92 वाला, तो अब सोचिए अगर इनको अकल होती तो पैसे लेके ये बैंक में डाल देते। आज कोई डालेगा? सारे पैसे बैंक में रखे मिल गए। तो ये लोग उतना ये नहीं है, इसके चलते इनका विस्थापन होता है। अब जाएंगे कर्नाटक में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, चारों तरफ भरे रहेंगे यहीं के लोग। और वो क्या है, वो या तो मजदूर हैं, स्किल्ड मजदूर हैं, या अनस्किल्ड मजदूर हैं, या फिर घर के काम में वो दाइयों का काम, मेड्स का काम करती हैं। तो इसके चलते उनका घटा है। हमारा कहना है कि ये चिंता होनी चाहिए। अगर ये लोग बोलते बांग्लादेश इशू पे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का ये कर रहा हूं, बांग्लादेशी इशू पे अगर ये एक्चुअल डेटा देते कि संताल परगना में किया हुआ, 26% तो ओवरऑल यहाँ का है ही, 26.6% तो पूरे झारखंड का है, संताल परगना में कितना सिकुड़ा वो देना है। और उसके बाद ठीक है, सरकारें हैं, ऐसा तो नहीं है, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। अगर हेमंत सोरेन की सरकार आ गई तो हमेशा के लिए तो रहेगी नहीं, बीजेपी की सरकार भी आएगी। अगर बीजेपी की सरकार आई तो हमें फिर उस पे देखना होगा कि क्या करते हैं, अलग बात। दूसरी बात की जो आपने सवाल, मैं चाहता था कि वस्तु स्थिति से अवगत करा दूं। बाहर में लेके यहाँ के झारखंड को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। दूसरी बात, जो झारखंड के रहने वाले हैं वो इस चीज को जानते हैं। 1932 का खतियान वाला मामला बाबूलाल मरांडी ने ही लागू किया था। इनके भी करने की मजबूरी यही है कि उसके बाद पूरे झारखंड का सर्वे नहीं हुआ है, और नहीं होगा तो कहां से आएगा? आखिर जब हमको आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तो आप बिजली का बिल देते हैं ना, यही ना मांगा जाता है, बिजली का बिल दीजिए। खैर, इन बातें हो गई। जो आप पूछे थे मैं भूल गया बोलने में, फिर से एक बार हल्का सा हिंट करिए। जवाब ले लेता हूं इधर से फिर। नहीं, देखिए, मेरा कुल मिलाकर के जो कहना था, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आदिवासियों
को बचाए रखना, उनकी संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रेस में वो पिछड़ गए। लेकिन मैं जब जब झारखंड घूमा हूँ, मैं वहाँ घूमता रहता हूँ, और ख़ास तौर पर जब आप चुनाव में घूमते हैं, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में भी घूम रहा था, तो हमने ये पाया है कि झारखंड में, झारखंड प्रदेश के बाहरी लोगों के खिलाफ आदिवासी समाज में या जेएमएम के सपोर्टर्स में एक फीलिंग होता है, ऐसे लगता है, वो एंटी फीलिंग होता है, ऐसे लगता है कि ये लोग इस देश के नहीं हैं, झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स हमने देखी। और खास तौर पर जो शिबू सोरेन का मूवमेंट चलता था, उसमें जितने भी नॉन ट्राइबल्स होते थे या बाहर से जो बस आते थे, उसमें कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों पे आक्रमण हुआ, ये मुझे लगता है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो मैं जिन चीज़ों को उजागर करना चाह रहा था, और मैं इसीलिए बोला कि दरअसल पूरे देश में, ठीक है, आप कुछ एरिया बचा सकते हैं कि ये सीएनटी एक्ट में आता है, ये एसपीटी एक्ट में आता है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि इसका भी काट कैसे गिफ्ट डीड बना करके जमीन बेचा जा रहा है और कौन कौन लोग उसको हड़प रहे हैं, वो आपको पता है कि किस तरीके से आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से निकल जा रही। पहली बात। दूसरी बात, आपने ये जरूर कहा कि 44 से 28% इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग महतो थे जो पहले ट्राइबल्स में आते थे, अब वो महतो हो गए। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन इस बात का जवाब क्या है कि जो आबादी मुसलमानों की 9% थी, वो अगर 26% हो जाती है, तो इस बात का जवाब क्या है? क्या इतने टाइम पे वहां के स्थानीय निवासी अपने नॉर्मल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं क्या? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? क्या यह चिंताजनक नहीं है क्या? मेरा यह सवाल था कि अपने ही देश के लोगों के प्रति गुस्सा और बाहर के जो दूसरे देश के लोग आए, वो अगर आपके वोटर्स बन जाएं तो उनके लिए बड़ा प्रेम आप दिखाने लगे, ये क्या सही है क्या? ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? बस मेरा सवाल आपसे यही। नहीं, ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, लेकिन सवाल कई चीजों का है। जैसे अभी मैं बढ़ा दूं, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं। आप जैसे बोलते हैं कि शहरी वोट्स कम होते हैं, पड़ते हैं, गांव के वोट ज्यादा पड़ते हैं, शहरी लोग सुस्त हैं, वोट के प्रति दिलचस्पी नहीं है। दोनों में फर्क है, उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं शहरियों पे। मैं भी शहरी हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, हम लोग घर में, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, हम पति पत्नी है, मेरे दोनों बेटे बाहर हैं, वो वोट देने तो नहीं आए, तो 2 तो ऐसे ही घट गए। मैं यहाँ जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, रांची की सबसे बड़ी सोसाइटी है, और इसमें मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन है और उनके बच्चे बाहर, तो आधे लोग तो ऐसे गायब हो गए। अब वो बाहर से वोट देने नहीं आएंगे। उसके बाद होता क्या है कि शहर में रहने वाले लोग थोड़ा, ये मतलब क्या कहिएगा कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अरे जाएंगे ना, अरे जाएंगे, वहां कौन हंगामा होगा, कौन जाएगा, पड़े रहेंगे, ये मानसिकता है। तो ये होता है। तो वो चीजें अगर हैं, तो मेरा कहना है कि आप चुनाव के समय ही क्यों, इसको पहले, चुनाव के बाद या चुनाव के पहले आप इसका सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते हैं हुजूर? अगर है समस्या तो उसका केवल हंगामा खड़ा करना अगर मकसद है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन समाधान की ओर जाना है तो हम देखना चाहेंगे, कोई भी, आप भी देखना चाहेंगे कि वो समाधान की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, आपका सवाल मुझको याद आ गया, हिमंता बिस्वा शर्मा, मैं बार बार कह रहा हूं, असम में उन्होंने क्या किया? असम में ये ठीक यही पोजीशन है या नहीं है? अगर है तो उन्होंने क्या किया है? तो मुख्यमंत्री, और अब तो स्टार हो गए भाजपा के, उनको इसलिए यहाँ पे ज्यादा मिला। अंकित बाबू, एक कहावत सुनी होगी आपने, बहुत अच्छी कहावत है, नाचे गावे तोड़े तान ताकर दुनिया राखे मान। शिवराज सिंह गंभीर व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं वही चीज वो भी बोलते हैं, लेकिन गंभीरता के साथ बोलते हैं। लेकिन चुनाव में क्या चाहिए? चुनाव में अगर क्लोज डोर केवल कैंपेनिंग हो तो सोचिए क्या होगा। क्यों मीटिंग की जाती है, क्यों ज्यादा माइक्स लगाए जाते हैं? ताकि लोगों तक बात जाए। इस मामले में, इस फन में हिमंता बिस्वा शर्मा उस्ताद हैं। कांग्रेस से आए हैं ना, वो सब जानते हैं। उसके बाद फिर वो
बाकी चीजें हैं। चुनाव में केवल कन्वासिंग ही, अपनी बातें ही नहीं पहुंचाना है। जितने लोग बैठाए गए, आप हमेशा, अगर आप लोग हमसे ज्यादा लगता है यहाँ पे विजिलेंट हैं, सबको हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही बैठाया। कहीं पता चला कि शिवराज सिंह ने इस आदमी को कह के बैठा दिया? नहीं ना। ये तो बीजेपी के लिए खासियत है ना, ये तो बीजेपी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं मजबूती से। ये तो बीजेपी के लिए खासियत है, संगठन के लिए तो प्लस पॉइंट है। ये बीजेपी के लिए बड़े एसेट हैं। मैं तो कहता हूं कि ये, और जो संगठन को फायदा देगा, जाहिर सी बात है संगठन उसको आगे बढ़ाएगा। इसमें अगर विपक्ष ये कहे कि हिमंता को क्यों लाया, मुझको तो उनमें पीएम फेस नजर आता है भाई। नहीं, मुझे तो हिमंता कांग्रेसिया भले करे, लेकिन सबसे बड़े संघी हिमंता लगते हैं। योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा संघी इस वक्त हिमंता है। मैं तो कह रहा हूं कि मुझको उनमें पीएम फेस नजर आता है। उनको कहां असम में उधर रखे हुए हैं लोग। चलिए और आगे बताइए, और कोई अगर मेरे से हो तो बताइए।